हेलो स्टूडेंट, STLV ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 11 रसायन विज्ञान पार्ट 3। जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। रसायन विज्ञान के इस तीसरे चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो इस चैप्टर के कुछ जितने भी टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे वो टॉपिक निम्न प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास। दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम एवं मूल आवर्त सारणी। तीसरा टॉपिक होगा आधुनिक आवर्त नियम व आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, 100 या उससे अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान, आवर्तता एवं आवर्ती गुणधर्म और परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्याएं, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता को हम लोग पढ़ेंगे, तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति, तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति और तत्वों के हाइड्राइडों की प्रकृति। इतने टॉपिक हम लोग इस आवर्त सारणी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे रसायन विज्ञान के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फर्स्ट पार्ट का यह तीसरा चैप्टर है आवर्त सारणी वाला, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये न केवल फर्स्ट ईयर बल्कि आगे आपकी जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंटर की क्लास है वहाँ भी आप लोगों को आवर्त सारणी से रिलेटेड 2-3 चैप्टर मिलेंगे और साथ साथ में इस आवर्त सारणी के तत्वों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रसायन विज्ञान को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो तत्व हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में हमको अध्ययन होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि बगैर तत्वों की जानकारी के हम रसायन विज्ञान की फाउंडेशन को तैयार नहीं कर सकते और उसको हम नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। अब हालांकि हम लोग यहाँ पे जो मुख्य टॉपिक है इस चैप्टर के, जैसे डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, ये जो विकास वाला जो आपने देखा था कि आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास, तो उसमें हम लोग इसको पढ़ रहे हैं डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत को। लेकिन इससे पहले हमको आवर्त सारणी और उसकी खोज से संबंधित कुछ पॉइंट भी पता होने चाहिए, क्योंकि उसके बारे में, क्योंकि उसका इतिहास भी काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है, तो हमें थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए कि इस चैप्टर की हिस्ट्री क्या है। क्योंकि ये चैप्टर में जो काम हुआ है उसके लिए कई साइंटिस्टों ने मिलकर के प्रयास किया है, तब जाके इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें समय समय पे लगातार करेक्शन होते रहे हैं, क्योंकि इसमें गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए हमें इतिहास के बारे में भी इस चैप्टर की जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले कि आवर्त सारणी, जैसे आपसे कोई कह दे आवर्त सारणी क्या है, तो तत्वों के व्यवस्थित वर्गीकरण से बनाई गई सारणी को आवर्त सारणी कहते हैं। मान लीजिए तत्वों को आप एक क्रम से जो है व्यवस्थित कर दीजिए और इस तरह से जो सारणी बनके तैयार हो उसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी में जो जितने भी तत्व थे, जो ज्ञात सभी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर एक समूहों में रखने का प्रयास किया गया।
तत्वों का वर्गीकरण परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी आधारित है। अलग अलग तरह से कुछ लोगों ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी तैयार की, तो कुछ लोगों ने परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी को तैयार किया। वैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में 10th में पढ़ा होगा, 9th में भी थोड़ी जानकारी पढ़ी होगी कि आवर्त सारणी के बारे में। इस अध्याय में हम आवर्त सारणी को ऐतिहासिक विकास एवं आधुनिक आवर्त नियम का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ अध्याय में तत्वों की विभिन्न आवर्ती गुण जैसे परमाणुवीय त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता का भी अध्ययन करेंगे, जो काफी इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा सवाल ये है कि यदि आपसे कोई पूछ दे कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, यहाँ पे जो हम पॉइंट बोल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप वीडियो को रोक करके उन्हें आप अपनी कॉपी में मेंशन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये चीज़ें आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना वीडियो को रोक करके। वर्गीकरण की आवश्यकता के बारे में अगर पूछा जाए कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, तो हमें यह अच्छी तरह मालूम हो जाना चाहिए कि तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई है। सन 1800 ईस्वी तक केवल 31 तत्व ज्ञात थे। 1865 जो मेंडलीव का टाइम था, उस समय 63 तत्वों की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। आज के समय में प्रेजेंट टाइम में वैसे तो अलग अलग बुकों में अलग अलग डाटा है, लेकिन जो एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो आज के समय में 118 तत्वों के बारे में पता चल चुका है। सभी तत्वों और उनके यौगिकों के रसायन का अध्ययन करना अलग अलग बहुत कठिन है। जो प्रश्न था कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, तो उसके लिए आप यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि इतने ढेर सारे तत्व थे, सभी तत्वों का अलग अलग अगर अध्ययन किया जाए और उनको याद रखा जाए, ये अत्यंत कठिन है। इसलिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। तत्वों व उनके यौगिकों का अध्ययन सरल बनाने के लिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता एक तरह से महसूस हुई कि जितने भी तत्व हैं और उनके द्वारा बनने वाले यौगिक जो हैं, उनका अध्ययन इजी हो जाए, सरल हो जाए। इस बात के लिए तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। वर्गीकरण का अर्थ है कि जो तत्व रासायनिक भौतिक गुणों में समान हो, उन्हें एक ही स्थान पर अर्थात एक ही समूह में रखा जाए, जिससे हम उनका क्रमबद्ध अध्ययन कर सकें और भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के अध्ययन में भी मदद मिल सके। यही तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य था। इसी तरह से कई साइंटिस्टों ने वर्क किया है आवर्त सारणी को बनाने के लिए। अगर हम कहें कि आवर्त सारणी की उत्पत्ति के लिए, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण था वो तत्वों के धात्विक और अधात्विक गुणों के आधार पर किया गया था। कि तत्व दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और धातु और अधातु। फिर ये काफी सही नहीं था क्लासिफिकेशन, तो आगे जो है परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इसमें जैसे डोबेराइनर आए, न्यूलैंड आए और लोथल मेयर कर्व जिसे बोलते हैं वो, और उसके साथ साथ मेंडलीव भी आए। तो इस तरह से कई तरह से अलग अलग तरह से प्रयास किया गया है आवर्त सारणी के वर्गीकरण को करने के लिए। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, इनमें जो जितने इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हम लोथल मेयर कर्व को बहुत ज़्यादा दिया भी नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी जितने इम्पोर्टेंट हैं उनको हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डोबेराइनर त्रिक सिद्धांत। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक समूह में बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्रथम एवं तृतीय तत्वों के, यहाँ पे तत्व होगा, तत्वों के
परमाणु द्रव्यमानों के योग का लगभग मध्यमान होता है। यह डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत या त्रिक नियम कहलाता है। इन्होंने बोला था कि पहले जो किन्हीं भी तीन एलिमेंटों का त्रिक बनाया जाए और उसमें पहले और तीसरे एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान को जोड़ लें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, समांतर माध्य निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दें, तो जो परमाणु द्रव्यमान आएगा वो उसका समांतर माध्य होगा पहले और तीसरे तत्व। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि त्रिक में उपस्थित मध्य वाले तत्व का परमाणु भार सिरे वाले तत्वों के परमाणु भारों का माध्य होता है। बच्चों, एक अपील करना चाहूंगा आपसे कि आप न केवल वीडियो देखें बल्कि वीडियो को रोक करके और जितने भी यहाँ पे जैसे जो भी पढ़ाई हो रही है, जैसे हम यहाँ पे डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, जितनी भी हेडिंग हम लोग बताते हैं, टॉपिक बताते हैं, उन टॉपिक को जो है आप एक फेयर कॉपी पे नोट भी कर लिया करो, क्योंकि हर बार रिवीजन के लिए आप कहीं वीडियो थोड़ी ना ढूंढते हुए घूमेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए आप उसको कॉपी पे भी लिखते जाइए लगातार। वीडियो को रोक करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो आप जरूर से नोट कर लिया करो। इसी में हम जैसे अब हम चलते हैं डोबेराइनर त्रिक नियम पे। इसमें एक उदाहरण लिया गया जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये पाया गया कि जब लिथियम और पोटेशियम, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिथियम है और ये पोटेशियम है, इनका परमाणु द्रव्यमान देखा गया, लिथियम का 7 होता है, पोटेशियम का 39। तो इनको अगर ऐड कर दिया जाए 39 और 7 कितना हो जाएगा 46, और 46 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 23 आ जाए। तो ये जो 23 है ये क्या है, समांतर माध्य है, पहले और तीसरे तत्व का समांतर माध्य, जो किसका हुआ, सोडियम का हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो है पूरी आवर्त सारणी में जो भी तत्व थे, आवर्त सारणी जो बनाई गई वो त्रिक नियम के आधार पर इस तरह से एलिमेंट को व्यवस्थित किया गया। मान लीजिए पहले और तीसरे एलिमेंट के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य अगर किसी अन्य परमाणु का मिल रहा है तो उस मेटल को या उस एलिमेंट को उन दोनों एलिमेंटों के बीच में रख दिया गया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि सभी तत्वों के त्रिक बनाना संभव नहीं था। उसमें डेविएशन भी देखने को मिले हैं, विचलन भी देखने को मिले हैं, इसलिए त्रिक नियम फेल हो गया वहां पर। तो आप देख सकते हैं जो त्रिक नियम रखा गया था, बनाया गया था, वो परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम, उसके आधार पर ये बनाया गया। आप यहाँ पे लिखा है बीच तत्व का परमाणु द्रव्यमान, आप देख सकते हो 7 + 39 डिवाइड बाई 2 कितना है 23। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो जैसे कैल्शियम है और फिर ये बेरियम है। चलिए यहाँ पे 2 त्रिक रखे हुए हैं, एक कैल्शियम का कितना होता है 40 और बेरियम का होता है 137। तो अगर इनको ऐड कर लोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 88 आएगा, और वो किसका है, स्ट्रोंशियम का। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो आयोडीन और क्लोरीन का जो कि 35.5 और आयोडीन का 127 होता है, इनको अगर आप ऐड कर लो तो 2 से डिवाइड कर दो तो लगभग 80 तो नहीं आएगा, लेकिन इसके आगे पीछे वैल्यू आएगी। इसीलिए कहते हैं कि हायर एलिमेंट पे या हायर जो तत्व थे जो उन पर ये ट्रिक बनाना और ये नियम काफ़ी सक्सेसफुल नहीं है, वहाँ पे ये फेल हो। इसीलिए इसे आधार नहीं माना गया कि हम इस आधार पर वर्गीकरण कर सकें, क्योंकि आधार वही सही है जिसकी कोई फैलेसी न हो। यहाँ पे लिखा भी है यह वर्गीकरण भी सर्वमान्य नहीं हो सका, क्योंकि सभी तत्वों के ऐसे त्रिक समूहों में विभाजित नहीं, सभी तत्वों को ऐसे त्रिक समूहों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद में जब ये एक तरह से फेल हो गए डोबेराइनर, जब ये फेल हो गए, उनको लोगों ने नकार दिया कि नहीं ये आप जो बता रहे हैं
इस आधार पे हम कुछ लोअर टाइप के जो एलिमेंट हैं उनके तो हम ट्रिक बना सकते हैं और ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन जो हायर एलिमेंट हैं उन पे हम ये ट्रिक नहीं बना पा रहे हैं। तो इस तरह से इनको फेल एक तरह से असफलता प्राप्त हुई। तो उसके बाद में जो दूसरा प्रयास किया गया वो न्यूलैंड के द्वारा किया। न्यूलैंड का अष्टक नियम बोला गया इसे, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इनके अनुसार क्या है, इनका भी जो क्लासिफिकेशन था एलिमेंट के लिए वो भी अजीबोगरीब था एक तरह से। वो ऐसा था, इन्होंने इनको थोड़ा संगीत के बारे में नॉलेज ठीक ठाक था और जब इनसे ये पूछा गया कि इन्होंने ये कहा कि हम एलिमेंटों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इन्होंने जो प्रयास किया वर्गीकरण करने का वो संगीत के स्वरों के आधार पर किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से संगीत में पहला और आठवां जो स्वर होता है वो समान होता है, उसी तरह न्यूलैंड का उसी तरह एलिमेंट में भी होता है कि पहला और आठवां एलिमेंट जो होता है वो एक दूसरे के साथ समानता दर्शाता है। अब जैसे संगीत के स्वर आपको तो पता ही होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तो होते हैं। तो इसमें जिस तरह से सा और लास्ट में वो आठवां स्वर जो आता है सा, तो वो क्या एक दूसरे के समान। उसी तरह से इन्होंने बताया कि इसी तरह से जो तत्व होते हैं वो भी पहला एलिमेंट जो होता है वो आठवें एलिमेंट के समानता दर्शाता है। हर ग्रुप, हर पीरियड में, मतलब हर आवर्त में पहला जो एलिमेंट होता है वो आठवें एलिमेंट के साथ में समानता दर्शाता है और इस आधार पे पूरा वर्गीकरण कर डाला। लेकिन आप इनको भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो तत्वों से 7 तत्व छोड़कर आठवां तत्व पहले तत्वों से गुणों में समानता रखता है। यह समानता ठीक उस प्रकार की होती है जैसे संगीत स्वरों में पहला तथा आठवां स्वर जो होता है वो समान होता है। उसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। आप उदाहरण के माध्यम समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक तत्व दिया है, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, और हाइड्रोजन है, लिथियम है, लिथियम ने बल्कि यहाँ पे हीलियम होना चाहिए, हीलियम है, और फिर बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन न्यूलैंड के समय में जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनके बारे में खोज नहीं हुई और शायद जब तक इनर्ट अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई तब तक तो न्यूलैंड के अष्टक नियम को एक तरह से माना गया और उसे समझा गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अक्रिय तत्वों की खोज हुई तुरंत इनका भी नियम डेविएट हो गया, एक तरह से फेल हो गया। तो उसमें जैसे कि इन्होंने लिया था, ये तत्व मैंने बता दिए पहले आवर्त के, और उसके बाद में है यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्वर दे रखे हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर उसके बाद में जो सा आएगा वो इस वाले में आएगा, इस वाले, ठीक है, इस वाले में आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, अच्छा ठीक। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए यहाँ पे आप देखिए ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और देन यहाँ पर ये है फ्लोरीन, और उसके बाद में यहाँ पे नियान उस समय खोजा नहीं गया था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ये तो इनमें आप हाइड्रोजन को जो है छोड़ दीजिए,
क्योंकि हाइड्रोजन को जो है एक अलग स्थान दिया गया आवर्त सारणी में, तो उसको आप हटा दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे लिथियम से रखते हैं दूसरा पीरियड, ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन बिल्कुल अलग दे रखा है, इसको आप कंसीडर न कीजिए, लिथियम को आप मान, ठीक है। तो मान लीजिए हम लिथियम को अगर हम पहला स्वर मान लें, ठीक है, मान लीजिए जब हम लिथियम को यहाँ पे पहला स्वर मान लें तो क्या होगा, सा रे गा मा पा धा और नी, ये नी हो गया और फिर ये शा। तो यहाँ से हमने लिथियम से स्टार्ट किया था, तो सा से स्टार्ट किया था, और जो 8वां स्वर बना है जाकर के, जैसे आपने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब 8वां स्वर जो बना जाकर के सोडियम, वो क्या है, लिथियम के साथ समानता दर्शाता है। सपोज करिए अगर हम बेरिलियम से सारे गामा पाधा निशा अगर काउंट करें, तब भी हम देखेंगे बेरिलियम के नीचे जो रखा हुआ ये मैग्नीशियम जो आपको दिख रहा है, ये भी क्या है, संगीत स्वरों की आधार पर बिल्कुल समान है। इसीलिए उन्होंने न्यूलैंड ने कहा कि जो एलिमेंट संगीत के जो स्वर हैं, उनमें जो पहला स्वर जिस तरह से 8वें स्वर के समान होता है, उसी तरह से आवर्त सारणी में रखा हुआ है जो एलिमेंट है, वो पहला एलिमेंट, ठीक है, वो पहला एलिमेंट हर अपने अगले 8वें एलिमेंट के साथ समानता दर्शाता है। सपोज करिए हम बेरिलियम को सा मान लें, तो क्या होगा, सा रे गा मा पा धा नी और शा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम पे क्या आ गया, सा फिर से आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेरिलियम और मैग्नीशियम एक साथ एक दूसरे के साथ समानता दर्शाते हैं। इसीलिए न्यूलैंड ने क्या किया कि एक ही समूह में बेरिलियम और मैग्नीशियम को पुटअप कर दिया। इसी तरह से सपोज करिए आप मान लीजिए बोरान ले लीजिए, बोरान से काउंट कीजिए, सा रे गा मा और पा धा नी और सा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है 8वां एलिमेंट बना जाकर के संगीत स्वर के अनुसार। तो इस तरह से जब वहाँ संगीत के स्वरों के आधार पर जब समानता दर्शा रहे, तो ये पाया गया, ये कहने लगे न्यूलैंड कि उसी तरह से इनकी भी प्रॉपर्टीज क्या है, बोरान की और एल्यूमिनियम की एक जैसी। आप आगे के भी एलिमेंट पे लगा सकते हो, लेकिन ये पाया गया कि हैवी एलिमेंटों पर ये रूल क्या हुआ, फेल हो गया। और फेल होने का एक और रीजन बना, जब तक इनके नियम तक अक्रिय गैसें नहीं, लेकिन जब इनका नियम अच्छे से माना जाने लगा, तब तक कि उधर अक्रिय गैसों की खोज हो गई। और यहाँ पर जब इनर्ट गैस रखी गई, जैसे हीलियम और नियान और उसके बाद में आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये जब एलिमेंट, ये जब गैसें खोजी गई, तो आठवां एलिमेंट नहीं बल्कि अब 9वां एलिमेंट बन रहा था। मतलब एक तरह से यहाँ पे जो ये जो एलिमेंट है, वो 8वां एलिमेंट कौन बन रहा था एक तरह से, या 8वें स्वर के अनुसार, जैसा कि 8वां स्वर जो होता है वो समानता दर्शाता है पहले स्वर के समान, तो उसी तरह से यहाँ पे जो 8वां स्वर वो सा नहीं बन रहा था यहाँ पे नीचे वाला एलिमेंट। सपोज करिए आप यहाँ पे नियान है, और सपोज करिए हम इसमें नियान इसमें रखते हैं नियान, और इसमें काउंट करते हैं। मान लीजिए कि हम लिथियम से काउंट करें, लिथियम से, तो क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए फ्लोरीन से काउंट कर रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो 8वां स्वर जो हो गया वो पहला स्वर और 8वां स्वर क्या है, बिल्कुल छोर पे है, एक किनारे पर है, वो एक दूसरे के समान नहीं हो पा रहे हैं। तो जब तक वहाँ पे अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, तब तक तो ये नियम फॉलो किया जा रहा था, तब तक तो ये सही था। लेकिन जैसे ही अक्रिय गैसों की खोज हुई, तुरंत 8वां स्वर उसके नीचे रखा हुआ तत्व तो नहीं था, बल्कि उसके, जिस तरह से नहीं कहते थे 8वां स्वर जो होता है ऊपर रखे हुए पहले स्वर के समान होता है, तो उस तरह से नहीं हो पाया। तो फिर ऐसे में ये हुआ कि अगर हम उसके अनुसार व्यवस्थित करें, तो ये पाया गया कि जो पहला स्वर जो है और 8वां स्वर एक दूसरे के क्या है, विपरीत है और अधिकतम दूरी पर रखे हुए, अधिकतम दूरी पर स्थित है। तो ऐसे में फिर ये क्या हुआ, अक्रिय गैसों की खोज के बाद में ये नियम जो था वो फेल कर गया। ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर नहीं है, इसको आवर्त सारणी में
मतलब इसको अलग स्थान दिया गया था न्यूलैंड के नियम के अनुसार। ठीक है, इसको यहाँ पे कम न करिए। और ठीक है, लिथियम सोडियम तथा पोटेशियम के गुणों में समानता पाई जाती है। इसी प्रकार बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम के गुणों में, बोरान एल्यूमिनियम के गुणों में और कार्बन सिलिकॉन के गुणों में समानता पाई जाती है तथा नाइट्रोजन फास्फोरस और ऑक्सीजन सल्फर के गुणों में भी समानता पाई जाती है। यह नियम भी तत्वों के वर्गीकरण के लिए सफल ना हो सका क्योंकि कैल्शियम के बाद वाले तत्व इसका पालन नहीं करते।